हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज है जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेंगे। इस सीरीज में हमने अब तक पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार शुरुआती 8 यूनिट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, इन वीडियोज को सिलेबस के फास्ट रिवीजन के पर्पज से तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज आर अप्रोचेस इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज और आपको अप्रोचेस दिए हुए हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, जिस ऑर्डर में वो अपीयर्ड हुई हैं, जिस ऑर्डर में वो डेवलप हुई हैं। तो सबसे पहले डेवलप होती है मैक्स वेबर्स की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप होती है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी आती है जो 1930s 1940s में डेवलप होती है। फिर आती है आपकी डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो 1950s में डेवलप होती है। और सबसे लास्ट में आती है न्यू मैनेजमेंट थ्योरी जो 1980s और 1990s में डेवलप होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले आपका मैक्स वेबर्स की थ्योरी आएगी, फिर सेकंड नंबर पे आपका ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी यानी 2143, यानी आपका डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक ना। तो मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये डेवलप होती है अर्ली 20th सेंचुरी में। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है ये इमर्ज होती है 1920s 1930s में। डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी है ये डेवलप की जाती है हार्वर्ड साइमंस के द्वारा 1950s में। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है ये इमर्ज होती है 1980s और 1990s में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको थिंकर्स दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट में है उनमें उसके उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं उनको दिया गया है। तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। एफ टेलर जो है तो इंसेंटिव सिस्टम्स देते हैं। चेस्टर बर्नार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है। हेनरी फेयोल जो है तो स्केलर का कॉन्सेप्ट देते हैं और फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है तो डिससेटिस्फायर का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1, डी का सेकंड, यानी कि सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। सी जो है तो आपका करेक्ट है। एफ टेलर जो है तो इंसेंटिव सिस्टम देते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो वर्क होता है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी देते हैं, जिसमें कहते हैं वो एम्फेसिस करते हैं कि जो मनी होती है वो इंसेंटिव का कार्य करती है। ठीक। चेस्टर बर्नार्ड जो है तो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसमें कहते हैं कि जो ऑफिशियल्स के आर्डर होते हैं उनको सबऑर्डिनेट्स को जो है तो एक्सेप्ट करना चाहिए विलिंगली। और हेनरी फ्योल जो है तो क्रेडिट दिया जाता है डब्ल्यू द स्केलर प्रिंसिपल्स को। ये रेफर करता है चेन ऑफ कमांड को इन ऑर्गेनाइजेशंस को। इसी प्रकार फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं डिससेटिस्फायर का। वो अपनी 2 फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत 2 फैक्टर्स बताते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए और जॉब डिससेटिस्फैक्शन को, तो उसी में वो डिससेटिस्फायर का कॉन्सेप्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है। इट इज एन आयरन केज ऑफ रूल बेस्ड रेशनल कंट्रोल। तो मैक्स वेबर रूल बेस्ड रेशनल कंट्रोल की बात करते हैं, ये सही है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में। इट इज ए की पार्ट ऑफ द रेशनल लीगल अथॉरिटी। तो रेशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी मीन्स डोमिनेट थ्रू नॉलेज इन फॉर्म ऑफ मेरिट। डोमिनेशन थ्रू नॉलेज की बात भी करते हैं मैक्स वेबर। इट इंजॉय पॉपुलर एक्सेप्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी की बात मैक्स वेबर अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में नहीं करते। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो ए, बी और सी जो है तो आपके जो है तो स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर ऑप्शंस। मैक्स वेबर अपनी ये जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है 1921 में डेवलप करते हैं। इसमें 3 टाइप की अथॉरिटी की बात करते हैं, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी और रेशनल लीगल अथॉरिटी की। ये कहते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो लीगल रेशनल अथॉरिटी पर बेस्ड है। इनके जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है उनके कुछ फीचर्स हैं, उनको याद रखिएगा। डिवीजन ऑफ लेबर्स की बात करते हैं, ये एक्सपर्टीज की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं जो स्टेटमेंट में था, रेशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं और मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस की बात करते हैं, करियर ओरिएंटेशंस की बात करते हैं। तो ये की फीचर्स हैं आइडियल जो टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है मैक्स वेबर की, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उनके द्वारा कुछ लिखी हुई बुक ऑफ लिटरेचर
लिटरेचर्स भी हैं, आपको याद रखना चाहिए। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इनकी 1921 में पब्लिश होती है, और द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और लिस्ट सेकंड है उसमें उन कॉन्सेप्ट को किस थिंकर्स के द्वारा डेवलप किया गया है उसके बारे में आपको दिया हुआ है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डिस्टिंक्शंस बिटवीन ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट कौन देता है, एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया जाता है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन इकोनॉमिक मैन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक मैन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के बीच डिस्टिंक्शंस की बात हर्बर्ट साइमन करते हैं। डिस्टिंक्शंस बिटवीन करिश्मेटिक लीडर्स एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी के बारे में मैक्स वेबर अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में बात करते हैं, ठीक। और डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो डेवलप करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर्स, उसमें देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा वो सबसे पहले ए का 2 हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी का आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा और डी का थर्ड, यानी कि आपका सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ वो करेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा बताया जाता है डिस्टिंक्शन। इकोनॉमिक मैन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन में डिस्टिंक्शन हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया जाता है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैरिस्मेटिक लीडर्स और लीगल रेशनल अथॉरिटी के बीच मैक्स वेबर्स के द्वारा। और डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है तो एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के द्वारा बताया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who define the development administration as a action oriented goal oriented administrative system। तो इनमें से कौन जो है तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए कहता है कि एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो ये जो डिफिनीशंस दी जाती है एडवर्ड वीडनर के द्वारा दी जाती है, ठीक ना। तो एडवर्ड वीडनर जो है तो डिफाइन करते हैं डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैक्स वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर की आइडियल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा है, स्टॉप लाइन नहीं है, इम्पार्शलिटी है, हायरार्की भी है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 और 3 जो है तो आपके उसके कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। तो मैक्स वेबर अपनी आइडियल ब्यूरोक्रेसी देते हैं, उसमें इम्पार्शनैलिटी और हायरार्की की बात करते हैं। तो इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं, उनको याद रखिएगा। पहला तो अथॉरिटी हायरार्की की बात करते हैं, फार्मर रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, कैरियर ओरिएंटेशंस की बात करते हैं, इम्पार्शनैलिटी की बात करते हैं और फार्मर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लॉजिकल क्राइटेरियन टू डिस्टिंग्विश लाइन फंक्शंस फ्रॉम स्टाफ फंक्शंस। तो आपको बताना है इनमें लाइन फंक्शंस और स्टाफ फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करने का सबसे लॉजिकल क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी रिलेशनशिप्स है वो सबसे लॉजिकल जो है तो क्राइटेरिया होता है लाइन फंक्शन और स्टाफ फंक्शंस के बीच डिस्टिंक्शंस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन अथॉरिटी रिलेशनशिप। तो समझ लेते हैं लाइन फंक्शंस क्या होता है। लाइन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें डॉक्टरी जो इन्वॉल्व होते हैं अचीविंग द प्राइमरी गोल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको दे हैव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो लाइन फंक्शंस में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोर एक्टिविटीज के लिए, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स और ऑपरेशंस के लिए। जबकि जो स्टाफ फंक्शंस होता है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और स्पेशलाइज सर्विसेज लाइन फंक्शंस को। तो लाइन फंक्शंस को सपोर्ट और स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कराते हैं स्टाफ फंक्शंस। इनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज नहीं होती। ये लाइन के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ऑफर करते हैं एडवाइस को, एक्सपर्टीज को, असिस्टेंस को। साथ ही साथ इंक्लूड रहता है इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराना, लीगल और अकाउंटिंग, ये सभी स्टाफ फंक्शंस में आते हैं। तो ये मैनेजर्स को जो हो तो जो जिनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहती है लाइन फंक्शंस के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार अगर डिस्टिंक्शंस की बात करें तो लाइन और स्टाफ फंक्शंस में हम लोग प्राइमरी जो है तो समझ सकते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप से उस फंक्शंस को, क्योंकि जो लाइन फंक्शंस होता है उनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, जबकि स्टाफ फंक्शंस के जो होते हैं वो मैनेजर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं, जो डायरेक्टली अथॉरिटी के पास होती है डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द FM मार्क्स क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसीज इन
करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ एफएम मार्क्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की गई है वो किस ऑर्डर में की गई है, आपको उनको करेक्टली जो है तो सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले वो गार्जियन की बात करते हैं, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी की, फिर उसके बाद कास्ट की, फिर उसके बाद वो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी की, और सबसे लास्ट में वो मेरिट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका सब करेक्ट आंसर क्या होगा, बी डी बी डी सी ए, बी डी सी ए आपका होगा, यानी कि आपका सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो एफ एम मार्क्स जो है तो क्लासिफाई करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। सबसे पहले गार्जियन ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है जो गार्जियन होती है स्टेट की। फिर कास्ट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंस होते हैं कास्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट से और फंक्शन से। पैट्रोनेज जो ब्यूरोक्रेसी होती है अपॉइंट होती है, इनका ब्यूरोक्रेसी में अपॉइंटेड जो होते हैं वो पैट्रोनेज और पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू होते हैं। और मेरिट बेस्ड जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो उसमें ये बेस्ड होती है मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको बुक्स दिया हुआ है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके आथर्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो फ्रंटियर ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके फ्रेड डब्ल्यू रिक्स से संबंधित है, इनकी बुक है। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट फियर हेडी से संबंधित है। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ला पलम्बोरा से संबंधित है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव जो है ये ब्रेन बैंटी से एसोसिएट है, उनकी लिखी हुई पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ए का थर्ड हो गया, बी का सेकंड, सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का 1, यानी कि आपका बी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। फ्रंटियर ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एफ डब्ल्यू रिक्स के द्वारा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट फेरेल हेडे के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक लिखी जाती है ला पलम्बोरा के द्वारा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव जो बुक है ये ब्रे बंटी के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेशनल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इनमें से कौन जो है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये एक्टिविटीज है एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, किसी भी नेशंस की, किसी भी स्टेट्स की या लोकल गवर्नमेंट की। तो ये डिफिनीशन जो दी जाती है हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा दी जाती है। तो ये डिफिनीशंस को याद रखिएगा, ये हर्बर्ट ए साइमन्स के द्वारा दी जाती है। तो हर्बर्ट ए साइमन डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द नेशनल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हॉलमार्क ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हॉलमार्क्स हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। चेंज ओरिएंटेड होता है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, गोल ओरिएंटेड होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, स्टेटस को ओरिएंटेड नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो है तो उसमें नहीं फिट बैठता। तो सी नंबर जो आपका आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। नॉट पूछा था तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो हॉल मार्क ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देख लीजिए, चेंज ओरिएंटेड होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गोल ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, क्लाइंट ओरिएंटेड होता है, इकोलॉजिकल ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है और कमिटमेंट ओरिएंटेड होता है। तीन सबको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सपोर्टेड बाय द टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एफ डब्ल्यू टेलर जो है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो डेवलप करते हैं उसमें इनमें से किसको जो है तो सपोर्ट नहीं किया जाता। वो इकोनॉमिक मैन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स की भी बात करते हैं। इफिशियंसी एवोल्यूशन एक्सपर्ट की बात उसमें नहीं करते। तो ए नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेडरिक विल्सन टेलर जो है तो फादर माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये एम्फेसिस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल, फंक्शनल फोरमैनशिप और कॉन्सेप्ट देते हैं इकोनॉमिक मैन का। ये जो है तो इफिशियंसी एवोल्यूशन एक्सपर्ट की बात नहीं करते, बल्कि ये टाइम एंड मोशन स्टडीज की बात करते हैं। इनका जो फोकस रहता है वो टाइम एंड मोशन स्टडीज पर रहता है। वो ऑब्जर्व करते हैं कि वर्क जो तो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता है, टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है टाइम एंड मोशन, उसके बारे में बात करते हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एवोल्यूशनरी फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ फेजेस दिए हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, जिस फेज में जिस ऑर्डर में ये डेवलप हुए हैं या इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले बात की जाएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की, यानी कि आपका सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, फिर उसके बाद इरा ऑफ चैलेंजेस आता है, फिर क्राइसिस आइडेंटिटी आती है और सबसे लास्ट में पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा ए, फिर बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद सी आएगा थर्ड में, तो बी ए सी फिर डी ई आपका, यानी कि बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक, तो बी नंबर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। जो इवोल्यूशन होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो 19th एंड ऑफ 19th सेंचुरी से शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता है 5 स्टेजेस में। पहला जो फेज होता है वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमिक होता है, जो 1887 से लेकर 1926 तक होता है। जो फेज सेकंड होता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जो 1927 से 1937 तक होता है। थर्ड जो फेज होता है वो ईरा ऑफ चैलेंजेस का होता है, जो 1938 से 1947 तक का होता है। फोर्थ स्टेज जो होता है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का होता है, जो 1948 से 1970 तक होता है। और फेज जो 5 होता है वो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव का होता है, जो 1970 से अभी तक चल रहा है। ठीक, तो ये 5 फेजेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल एज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो निकोलस हेनरी जो है तो कुछ फंडामेंटल एज बताते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। वो एजिलिटी की बात करते हैं, अलर्टनेस की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अलाइनमेंट की बात करते हैं और एडाप्टेबिलिटी की बात करते हैं। वो अथॉरिटी की बात नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा, यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, तो निकोलस हेनरी आइडेंटिफाई करते हैं 5 जो तो फंडामेंटल एज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। उसमें ऑटोनॉमी आती है, अकाउंटेबिलिटी आता है, ऑडिटिंग आता है, एक्सेस आता है और एजिलिटी आता है। तो ये 5 एज हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिक ड्यूनलेवी हैज इनुमरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द की कंपोनेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन से की कंपोनेंट जो तो बताए गए हैं या लिस्टेड किए गए हैं पैट्रिक ड्यूनलेवी के द्वारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। तो डिसएग्रीगेशंस, कंपटीशंस और इंसेंटिवाइजेशन, ये जो तो तीनों चीजों को इनुमरेट किया गया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में पैट्रिक डुनवे के द्वारा। तो ये जो होता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन और इंसेंटिवाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। Comparative public administration focus on the structure, process, behavior, roles, and impact of the public administration system at international level। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरेटिव जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस क्या है, बिहेवियर क्या है, रोल क्या है, इम्पैक्ट किस प्रकार हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये बात सही है, करेक्ट है स्टेटमेंट ये। बी स्टेटमेंट कह रहा है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स वाज सेटअप इन 1963। तो 1963 में इसको सेटअप किया गया था, ये भी करेक्ट है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फंडेड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। अमेरिकन पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा फंडेड नहीं है, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा फंडेड है। तो ये बात यहाँ पर गलत है, सी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। डब्ल्यू रिक्स वाज द चेयरमैन ऑफ द CAG यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल द एंड ऑफ 1970। तो 1970 तक जो है तो FW रिक्स जो है तो चेयरमैन रहते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए बी और डी जो स्टेटमेंट है आपके वो करेक्ट है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बिहेवियर, रोल्स, इंपैक्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी स्थापना 1963 में होती है। इसको जो फंड दिया जाता है वो फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा नहीं दिया जाता। और FW रिक्स जो है तो वो प्रोमिनेंट फिगर रहते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसको चेयर करते हैं जब से इसी बनता है 1963 में उसके 1970 के एंड तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ ईयर। तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है बर्थ ईयर के अनुसार। तो ये तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, सभी का आपको बर्थ ईयर याद रहना चाहिए, उनका टाइम पीरियड याद रहना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले एमपी फोलेट आते हैं, फिर सी हेनरी फ्यूल आते हैं, उसके बाद डुएल्ट वाल्डो आते हैं, फिर चेस्टन बर्नार्ड आते हैं। सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हेनरी फ्यूल आते हैं, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन था वो करेक्ट है। हेनरी फ्यूल जो होते 1841 से 1925 तक रहते हैं। एमपी फोलेट जो होता 1968 में जन्म होता है, 1933 तक रहते हैं। चेस्टर बर्नार्ड 1886 में जो होता है जन्म होता है, 1961 तक रहते हैं ये। और डुएल वाल्टो जो है 1913 में इनका जन्म होता है, 2000 तक रहते हैं। तो ये करेक्ट है, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले सी आएंगे, बी आएंगे, ए और डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेट्स रेजिस्ट चेंज हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। तो ब्यूरोक्रेट रेजिस्ट चेंज जो है तो ये थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की जाती है। तो इसको जो है तो रॉबर्ट के मार्टन जो है तो प्रोपाउंड करते हैं 1957 में। और ये ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी होती है उसके क्रिटिसिजम्स के रूप में ये डेवलप करते हैं इसको। तो रॉबर्ट के मार्टन जो है तो बिलीव करते हैं जो ब्यूरोक्रेसीज होती हैं वो डिफेंड करती हैं जो उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसको, इंटरेस्ट को अपने डिफेंड करती है, ना कि बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को देखती हैं। और वो रेजिस्टेंस करती है कोई भी जो चेंज होता है उसको अपने स्टैब्लिश रूटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अथॉरिटी इज बेसिस फॉर द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर वो तीन प्रकार की जो अथॉरिटी है वो उसकी बात करते थे मैक्स वेबर, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक और लीगल अथॉरिटी की, रेशनल अथॉरिटी की। तो इनमें से कौन जो है तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का बेसिस है। तो लीगल रेशनल अथॉरिटी को मॉडर्न जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बेसिस बताते हैं। तो सी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है सी वो आपका करेक्ट है। ठीक ना, लीगल रेशनल अथॉरिटी। ठीक। तो मैक्स वेबर जो है तो तीन तरह की अथॉरिटी आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रेशनल, जिसमें वो बताते हैं कि जो लीगल रेशनल अथॉरिटी है वो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का बेसिस है, आधार है। मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये मैनेजमेंट थ्योरी है जो स्ट्रेस करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो फॉर्मल रेशनल सिस्टम जो होता है वो वेल डिफाइंड रूल एंड प्रोसीजर्स पर आधारित होता है। मैक्स वेबर अपनी जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो 1921 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेंस Likert has identified four systems of management on the basis of nature of authority and control of organizations, arranged in ascending order of the efficiency। तो यहाँ पर लिंसन लिंकर्ट जो है वो फोर सिस्टम बताते हैं मैनेजमेंट का, अथॉरिटी और उसके कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पे उनको आपको असेंडिंग आर्डर में, किस आर्डर में जो इफिशियंसी के है जो असेंडिंग आर्डर है उसके आर्डर में आपको अरेंज करना है कि किसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी फिर उससे कम होगी। तो सबसे कम इफिशियंसी होती है एक्सप्लोटिव अथॉरिटी की, फिर उससे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है वो बेनिवोलेंट अथॉरिटी की होती है, फिर कंसल्टेटिव अथॉरिटी की होती है, और सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है वो पार्टिसिपेटिव अथॉरिटी की होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आर्डर जो होगा सबसे कम से सबसे ऊपर सबसे मोर इफिशियंट में, तो डी आपका पहले आएगा एक्सप्लोटिव, डी फिर उसके बाद ए फिर बी और सी, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। तो लिंकर्ट बताते हैं कि जो एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटी होती है ये सबसे लीस्ट इफिशियंट होती है, बेनोवेनेंट अथॉरिटी जो होती है उस थोड़ा मोर इफिशियंट होती है, कंसल्टेटिव अथॉरिटी मोर इफिशियंट होती है, और पार्टिसिपेटिव जो अथॉरिटी होती है वो मोस्ट इफिशियंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ फेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो फेडरिक डब्ल्यू टेलर्स के द्वारा जो पुस्तकें हैं इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। तो पीस रेट सिस्टम दिया जाता है इनके द्वारा, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स लिखा जाता है, और शॉप मैनेजमेंट लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एमपी फोलेट के द्वारा लिखा जाता है, इनके द्वारा नहीं लिखा जाता। ए बी डी जो है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। तो मेजर जो वर्क है फेडरिक डब्ल्यू टेलर्स की पीस रेट्स
सिस्टम है 1845 में पब्लिश होती है, तो इनका क्रम भी याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। साफ मैनेजमेंट 1903 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में, टाइम इन मोशन स्टडी 1911 में, और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में लिखी जाती है इनके द्वारा पुस्तक। जबकि मैरी पार्कर फोलेट जो है तो वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। एक तरफ थ्योरी दी हुई है और दूसरी तरफ थिंकर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी किस थिंकर्स के द्वारा डेवलप की गई है। टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग के द्वारा डेवलप की जाती है। हायरार्की ऑफ नीड्स जो है तो वो मैस्लो का है। टू फैक्टर थ्योरी आपका है जो है तो हर्जबर्ग, और हायरार्की ऑफ मैस्लो के द्वारा। थ्योरी ऑफ नीड्स जो है ये मैक्लीलैंड्स के द्वारा होती है, और थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई मैकग्रेगर के द्वारा डेवलप की जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 4 होगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, और डी का सेकंड, यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक, तो टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर वो टू फैक्टर्स की बात करते हैं जो जॉब्स पीपल्स के जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में होता है। एक फैक्टर्स होता है जो सेटिस्फेक्शन के यानी मोटिवेटर्स के बारे में काम करता है, जो दूसरा होता है हाइजीन कहते हैं, जिसको डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर्स के लिए जो तो जिम्मेदार होते हैं। हायरार्की ऑफ नीड जो तो मैस्लो के द्वारा दी जाती है, जिसमें वो 5 टियर ऑफ मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स की जो हायरार्की है उसके बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ नीड्स जो है वो मैक्लीलैंड्स के द्वारा डेवलप की जाती है, और थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है वो मैक्स गेगर के द्वारा डेवलप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एट सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अप्रोच के लिए क्या सीक्वेंस अपनाना चाहिए उसके बारे में आपको दिया गया है कुछ शब्द, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने हैं प्रक्रिया को। तो सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन किया जाता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव को डिफाइन किया जाता है तीसरे नंबर में, फिर उनमें से अल्टरनेटिव का सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसका करेक्ट आंसर होगा बी ए डी सी। बी ए डी सी यानी आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना, तो डिसीजन मेकिंग जो थ्योरी होती है इनमें कुछ स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, फिर एनालाइज करना होता है प्रॉब्लम को, फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, फिर अल्टरनेटिव जो डेवलप है उनको अल्टरनेटिव का सॉल्यूशंस ढूंढना होता है, फिर सेलेक्ट करना होता है जो अल्टरनेटिव हैं उनको किस सर्कमस्टेंसेस में कौन से अल्टरनेटिव सबसे सुटेबल है, और फिर डिसीजन पे आया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फिलीडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस होता है 1967 में होता है। फर्स्ट मिनेब्रुक कॉन्फ्रेंस आपका 1968 में होता है। पब्लिकेशन ऑफ बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस बाय बोल्डो के द्वारा जो लिखी जाती है, वाल्डो के द्वारा 1971 में लिखी जाती है। और पब्लिकेशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन उर्विक के द्वारा ये जो बुक लिखी जाती है 1943 में लिखी जाती है। तो सबसे पहले डी आएगा आपका, फिर उसके बाद ए बी सी, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना, फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था डी ए बी सी। तो पब्लिकेशन जो एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है 1943 में लिखा जाता है। फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस होता है 1967 में होता है। मिनबर्ग कॉन्फ्रेंस 1968 में होता है। और ड्यूएल्ट वाल्डो के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये 1971 में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू मैस्लो स्केल्स ऑफ नीड हायरार्की। तो मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके जो स्केल्स हैं उसके आधार पे आपको इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मैस्लो जो है तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड की बात करते हैं, फिर उसके बाद वो बिलोंगिंग नीड्स की बात करते हैं तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद बात करते हैं स्टीम नीड्स की, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए ई बी डी सी, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड्स को देखें तो उसमें जो सही सीक्वेंस है वो साइकोलॉजिकल नीड्स होता है। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स में आपकी बेसिक सर्वाइवल नीड्स आती है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया। सेफ्टी नीड में आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी आ गई। बिलोंगिंग नीड्स में सोशल कनेक्शंस हो गए, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया।
स्टीम नीड्स आती है जिसमें सेल्फ स्टीम हो गया, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स हो गया, रिकग्निशन हो गया खुद के लिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट जो है तो ऑर्डर में आता है, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्सनल पोटेंशियल एंड सेल्फ ग्रोथ। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स है, तो याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके।